Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing musculoskeletal system, and today our topic is fracture. फ्रैक्चर सभी को पता है कि फ्रैक्चर जो है वो हम किस कंडीशन को कहते हैं, जब एक बोन जो है उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर इज ए मेडिकल कंडीशन which leads to break in continuity of the bone. A bone fracture can be result due to the high force impact or stress or tribal injury as a result of certain medical condition that weaken the bone such as osteoporosis and bone cancer. तो यहाँ पर जो है टर्म से क्लियर हो रहा है कि कभी भी किसी भी बोन में फ्रैक्चर कब होगा, जब उस पर हाई फोर्स इम्पैक्ट होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन बनेगी बोन के अंदर, और हर एक बोन की एक कैपेसिटी होती है, एक फोर्स को, एक स्ट्रेस को जो है ऑब्जर्व करने की, टॉलरेट करने की एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा का फोर्स जब उस बोन पर आएगा तो उसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर कहेंगे। और फ्रैक्चर होने की जो कंडीशन है वो वीक बोन में ज़्यादा होगी। और वीक बोन कब होगी, जब किसी को ओस्टियोपोरोसिस हो, ओस्टियोमाइलाइटिस हो। ठीक है, इस तरह की जो डिजीज़ है बोन से रिलेटेड, वो बोन डिजीज़ हो या बोन कैंसर है, ये सब कंडीशन अगर किसी को है तो उसको ईजीली जो है फ्रैक्चर हो जाएगा कंपैरेटिवली एक हेल्दी बोन अगर किसी की है तो उसको। ठीक है, अब जब भी बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो सिर्फ अकेला बोन में फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, उसी की सिर्फ कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन नहीं हो रही है, उसकी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जैसे ब्लड वेसल्स, नर्व, टेंडन, जॉइंट, ये सारी की सारी जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है उन सब के अंदर क्या होगी, इंजरी होगी फ्रैक्चर होने की वजह से। ठीक है, फ्रैक्चर तो बोन में हो रहा है, पर उसके साथ जो सराउंडिंग या अटैच स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ इंजरी होगी, कोई प्रॉब्लम उनके अंदर भी होगा, डैमेज उनके अंदर भी होगा। ठीक है, डेफिनेशन हम यहाँ देखें, ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन अकर when the stress placed on the bone is greater than bone capacity. It caused by injury, accident and pathological condition, and it characterized by पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एंड एम्पायर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो मेन जो है कि बोन फ्रैक्चर किसी को भी हुआ है तो उस कंडीशन में उसके होने का कारण जो है वो इंजरी या एक्सीडेंट ही रहेगा मेनली, और साथ में जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन उसको एसोसिएट करती है, यानी बोन को वीक बनाती है। तो इजीली बहुत सीवियर जो है फोर्स नहीं आ रहा है, बहुत ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो भी फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, जस्ट ट्विस्टिंग होने की वजह से, कभी पैर मुड़ जाए, ट्विस्टिंग आ जाए, एकदम से सडनली मूवमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन की वजह से भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है, अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे ओस्टियोपोरोसिस, ऑर्थोमाइलाइटिस, ये सब कंडीशन है तो। क्लासिफिकेशन हम बात करें तो यहाँ क्लासिफिकेशन जो है बाय कोज। अब कोज के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करें अगर फ्रैक्चर का, तो मेनली 2 टाइप्स हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेनली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। ट्रोमेटिक फ्रैक्चर यानी ट्रोमा होने की वजह से या इंजरी होने की वजह से जो फ्रैक्चर हो रहा है वो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्चर जो है वो कहीं से जो हाइट से फॉलन हो जाता है, फॉल फ्रॉम द हाइट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड फ्लाइट एंड द मेनी अदर्स। ठीक है, तो फाइट अगर किसी से हो रही है तो लड़ाई झगड़े करते वक्त भी जो फ्रैक्चर होते हैं, ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में आते हैं। सेकंड होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यानी कि जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जो डिजीज़ है बोन की, उनकी वजह से जो है बोन वीक हो रही है और फ्रैक्चर हो रहा है। जैसे हम बात करें कि फ्रैक्चर थ्रू ए बोन वीकन बाय द मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर की वजह से, या ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन कोज। सबसे ज़्यादा जो है वो किसी को अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है तो फ्रैक्चर होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से ऑस्टियोमालेशिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये सब कंडीशन जो बोन के फ्रैक्चर है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, ये सब जो है लीडिंग कोज करते हैं, बोन को वीक करते हैं, और उसकी वजह से इजीली जो है फ्रैक्चर हो जाता है। थोड़ा सा भी जो है बोन अपना जो कैपेसिटी है उसका फोर्स को टॉलरेट करने की वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट
ऑल फ्रैक्चर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। अब ये तो हमने सिर्फ कोर्स के बेस पे पढ़ा था। अगर हम ओवरऑल जो बात करें फ्रैक्चर की तो वो 2 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासीफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। पहली अगर हम कैटेगरी की बात करें तो क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर यानी कि जब जो है बोन का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी स्ट्रक्चर के अंदर ही है, यानी कि जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो उनको पेनिट्रेट नहीं कर रही, और स्पेशली जो है किसी भी तरह का ओपन वुंड हमको नहीं दिखाई देगा। अगर हम बाहर से देखें तो नहीं पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल को फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। उसको जब एक्सरे करवाया जाएगा तो उसमें ऑब्जर्व होगा कि हाँ इंडिविजुअल का बोन में जो है वो किसी तरह का फ्रैक्चर है, किसी तरह का डैमेज है। तो कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, क्लोज्ड है, तो वो कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी, क्लोज्ड फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर वो कंडीशन है जो कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फ्रैक्चर है, जिसमें बोन फ्रैक्चर यानी कि ब्रेकडाउन हो रहा है, और साथ ही साथ जो है स्ट्रक्चर्स, इसको डायग्राम से हम देख लेते हैं, ठीक है। बोन ओपन फ्रैक्चर जो है, तो ओपन फ्रैक्चर की कंडीशन ये है, यहाँ पर ये हमारी स्किन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कवरिंग, नॉर्मली हमारी जो बोन है उस बोन के ऊपर कवरिंग है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू हैं, मसल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डर्मिस एपिडर्मिस की लेयर है। तो जब कंडीशन क्या है कि बोन जो है वो फ्रैक्चर हुआ, बोन के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो है बोन वो बाहर आ गई है, स्किन के बाहर आ गई है, यानी कि एक ओपन वुंड वहाँ पर बन रहा है, तो इस टाइप का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। और बाकी जो दूसरी कंडीशन है जैसे कि ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रैक्चर तो हुआ है बट बोन जो है वो अपनी कंडीशन में ही है। बोन यहाँ पर से जो है किसी तरह से जो इसका डिसलोकेशन होता हुआ या जो है स्किन को पेनिट्रेट करते हुए बोन बाहर नहीं आई है, तो ये एक तरह का क्लोज टाइप का फ्रैक्चर है, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप है, पैटर्न है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट मेनली क्लोज यानी कि जहाँ पर कि बोन जो है वो अपने जो स्किन के अंदर ही रहती है, स्किन को पेनिट्रेट करते हुए बाहर नहीं आती है। और ओपन फ्रैक्चर जहाँ पर कि स्किन को पेनिट्रेट करते हुए बोन बाहर की तरफ आ जाती है बिल्कुल, तो वो टाइप जो है आपका ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, देयर आर सेवरल मैनी टाइप्स ऑफ पैटर्न अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोन, अकॉर्डिंग टू द लिगामेंट्स। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो हैं यहाँ पर पैटर्न माने जाते हैं, मेनली तो क्लोज्ड या ओपन, या कोर्स के ऊपर देखें तो इंजरी की वजह से या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होगा। बट जब फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर के बाद बोन कितना डैमेज हो रही है, उसके डैमेज होने का पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कई अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट हम फ्रैक्चर की बात करें तो एवल्जन। एवल्जन्स जो है फ्रैक्चर इन विच ए फ्रेगमेंट ऑफ बोन हैज़ बीन पुल्ड अवे बाय द टेंडन एंड इट्स अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम को आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा कि इस फ्रैक्चर में क्या हो रहा है। यहाँ पर कि ये टेंडन है, ठीक है। तो टेंडन से जो अटैचमेंट होता है बोन का, वो कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज हो रहा है। उसके अंदर जो है एक बोन और टेंडन, उनके बीच जो है कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो है वो पुल्ड अवे हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का फ्रैक्चर जो है वो एवल्शन फ्रैक्चर कहलाएगा। सेकंड टाइप है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर यानी कि बोन जो है वो फ्रेगमेंट्स, ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं बोन के, इनको हम बोन फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन फ्रेगमेंट्स को जो है ये इनका लोकेशन ब्रेकडाउन होने के बाद भी किस तरह का है, बिल्कुल पास पास है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। थर्ड जो है कंप्रेशन। कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है वो कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है वो मेनली किस में देखा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में ज़्यादा देखा जाता है, वर्टिब्रा, सॉरी नॉट स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा में जो है ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो कंप्रेस होने की वजह से जो है स्ट्रक्चर वो वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़ता है, और ऐसे जैसे कि सिकुड़ना। कंप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी जगह हम कंप्रेशन आ रहा है मतलब क्या हो रही, खिंचाव आ रहा है, अंदर की तरफ सिकुड़न हो रही है, ठीक है। तो ये बोन जो है वो क्या अपनी जो बोन एक नॉर्मल होती है उसके अंदर कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब
जो वर्टिब्रा है वो बोन पास पास आती है और एक बोन का जो है दूसरी बोन पर प्रेशर बढ़ता है, तो वो जो बीच की बोन है वो, जैसे यहाँ से भी प्रेशर आएगा, यहाँ से भी प्रेशर आएगा, तो बीच की जो बोन है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी और फिर उसके अंदर फ्रैक्चर होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो कंप्रेशन फ्रैक्चर कहलाती है। नेक्स्ट डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड नाम से समझ में आ रहा है कि कोई स्ट्रक्चर जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, यानी डिप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है कॉमन टाइप का फ्रैक्चर जो कि स्कल में देखने को मिलता है, यानी कि जो बोन है वो प्रेशर की वजह से या बाहर जो एक्सटर्नल फोर्स मिला उसकी वजह से डैमेज होते हुए अंदर की ओर डिप्रेस हो रही है ना। उसके जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो उसका अंदर की ओर इनवर्ड जो है फ्रेगमेंट्स की जो मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह का फ्रैक्चर स्कल में देखने को मिलता है, ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कि स्कल जो है यानी कि स्कल की जो बोन है वो इन्वर्टली जो है यहाँ पर डिप्रेस्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो एपीफाइजियल फ्रैक्चर। तो एपीफाइजियल यानी कि एपीफाइसिस जो है यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ और एपीफाइसिस जो है बोन का वो अलग हो गया है। ठीक है, बोन जो लॉन्ग बोन का एपीफाइसिस जो है वो अलग हो रहा है फ्रैक्चर की वजह से, तो ये एपीफाइजियल फ्रैक्चर कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये बच्चों में ज़्यादातर होने वाला फ्रैक्चर है, क्योंकि उनकी जो बोन है एक तरह से वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है कंपैरेटिवली एडल्ट। तो जैसे ग्रीन स्टिक यानी कि गीली लकड़ी एक तरह से, तो गीली लकड़ी को हम जब तोड़ते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं टूटती है। ठीक है, लचीली होती है इसलिए पूरी तरह से नहीं टूटती है। उसके अंदर जो है ब्रेक डाउन तो होगा पर फिर भी वो अपने आप में अटैच रहती है। ठीक है, तो ए फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ ए बोन इज ब्रोकन एंड द अदर साइड इज बेंड। ठीक है, तो इस टाइप का फ्रैक्चर जिसमें कि जो है एक साइड एक तरफ से तो टूट जाती है पर दूसरी तरफ से जो है सिर्फ बेंड होता है, जुड़ा होता है। तो कभी भी आप गीली लकड़ी को तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल जिस तरह से वो टूटेगी इसी तरह से बोन जो है वो बच्चों में जब फ्रैक्चर होता है तो टूटती है। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर विच बोन फ्रेगमेंट इज ड्राइविंग इनटू द अनोदर बोन फ्रेगमेंट, यानी कि जो एक बोन का जो इम्पैक्ट है वो दूसरी बोन पे भी देखने को मिल रहा है, यानी कि एक पार्ट है यहाँ पर बोन का, तो ये इम्पैक्ट जो है वो दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो नाम से पता चल रहा है कि जिस तरह से ऑब्लिक का साइन होता है, ये ऑब्लिक का साइन होता है। ठीक है, हम कहीं पर भी लिखते हैं तो ऑब्लिक का साइन इस तरह से लगाते हैं, तो सेम जो है यहाँ पर ऑब्लिक के साइन की तरफ फ्रैक्चर जो है वो बनता है किसी भी बोन के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, जब बोन जो है वो ब्रेक डाउन होकर के पेनिट्रेट करते हुए स्किन को क्रॉस कर जाती है, बाहर आ जाती है, तो ये ओपन फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट जो है पैथोलॉजिकल या पैथोजेनिक फ्रैक्चर जो है, जो कि कंडीशन एसोसिएट होती है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ, या बोन सिस्ट, पेग डिजीज़, बोन मेटास्टेसिस, ट्यूमर, इन सब कंडीशन में जो है क्योंकि बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और फिर फ्रैक्चर होता है, तो ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है, तो स्पाइरल फ्रैक्चर ये भी नाम से क्लियर होता है, स्पाइरल हम समझते हैं। ठीक है, कि ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो बोन में भी जो है फ्रैक्चर वो एक स्पाइरल वे में हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर ये इस तरह से बोन जो है वो किस तरह से स्पाइरल की फॉर्म में टूट रही है, तो ये क्या कहला रहा है, स्पाइरल फ्रैक्चर कहला। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स। तो ये भी सिंपल है, जैसे कि ये सीधा सा ट्रांसवर्स जो है हम देखें तो ये ट्रांसवर्स यहाँ पर बोन जो है वो ट्रांसवर्स फॉर्म में जो है वो डिवाइड हो रही है। फ्रैक्चर का जो टाइप है वो यहाँ पर ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो इसके बेस पे इसका नाम जो है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर रख दिया कि सिर्फ बोन जो है वो ट्रांसवर्सली जो है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप्स हैं फ्रैक्चर के, डायग्राम की हेल्प से आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह के फ्रैक्चर में किस तरह से किस पैटर्न से जो है वो बोन के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो ये भी डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, बट कॉमन जो
साइन एंड सिम्टम है वो सभी फ्रैक्चर में एक जैसे होते हैं, जैसे पेन एट द साइट ऑफ इंजरी, स्वेलिंग, टेंडरनेस, फॉल्स मोशन और क्रेप्टिस यानी ग्रेडिंग सेंसेशन। जो सेंसेशन है वो फॉल्स सेंसेशन वहाँ पर कई बार देखने को मिलते हैं। डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन और इकीमोसिस जो है वो रेडनेस हो जाती है स्किन, ठीक है, पूरी स्किन जो है वो रेडनेस होने लगेगी वहाँ पर, तो वो कंडीशन इकीमोसिस की कंडीशन कहलाएगी। पैरास्थीशिया यानी एल्टर्ड सेंसेशन लॉस होने लगेंगे वहाँ पर। एल्टर्ड न्यूरोवस्कुलर स्टेटस, यहाँ पर न्यूरोवस्कुलर स्टेटस भी जो है एल्टर्ड हो जाता है, जिसका जो कारण है वो मसल्स और ब्लड वेसल्स और नर्व में इंजरी होने की वजह से, ना सिर्फ फ्रैक्चर बट फ्रैक्चर के साथ साथ जब मसल्स में, ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में जो है इंजरी होती है तो उसकी वजह से न्यूरोवस्कुलर स्टेटस जो है वो अल्टर्ड होता है। इन कंप्रेस्ड कंडीशन का जब फ्रैक्चर होगा तो वो जो ब्लड वेसल्स है उनको कंप्रेस करेगा और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरफेयर होगी और इस्चीमिया की कंडीशन बनेगी, ठीक है। डिमिश्ड कैपिलरी रिफिल रेस्पॉन्स, ठीक है, इसी तरह से जो है क्योंकि कंप्रेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो कैपिलरी रिफिल है वो कम हो जाएगा और इसी वजह से पैलर और स्किन डिस्कलरेशन, जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो पैलर यानी पीलापन वहाँ पर देखने को मिलेगा, या स्किन डिस्कलरेशन, ब्लू स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है नेक्रोसिस की वजह से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है वो कॉमन है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है फ्रैक्चर के साथ तो शॉक की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो शॉक की कंडीशन में जो है वो देखने को मिल सकते हैं ओवर्ट हैमरेज थ्रू द ओपन वुंड। जब भी ओपन वुंड होता है तो ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग की रिस्क ज़्यादा होती है, तो शॉक कंडीशन बन सकती है और एसोसिएट होता है ओपन वुंड या ओपन फ्रैक्चर के साथ। कवर्ड हैमरेज इनटू सॉफ्ट टिश्यू स्पेशली विद द फीमोरल फ्रैक्चर और बोन कैविटी विद द पेल्विक फ्रैक्चर। इसी के साथ जो लार्ज बोन है जैसे लोअर लिम्ब के अंदर फ्रैक्चर हो रहा है तो वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है शॉक हो सकता है उसमें भी, क्योंकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रही है, एक्सटर्नली नहीं होती, कई बार इंटरनली ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी शॉक हो जाता है। हाइपोवोलेमिया होने की वजह से सडन ब्लड प्रेशर जो है कम होगा और उसकी वजह से फिर शॉक की कंडीशन बनेगी। मे बी फेटल इफ़ नॉट डिटेक्टेड, यानी कि कई बार पता नहीं चलता कि शॉक है उस कंडीशन में, क्योंकि अगर ओपन क्लोज ब्लीडिंग हो रही है, ओपन ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर इंटरनली ब्लीडिंग है तो वो जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं होता और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन प्रायोरिटी में हमेशा होता ही है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में। फिर एक्सरे और जो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करवा के कंफर्म किया जाता है। वैसे एक्सरे से पता लग जाता है पर फिर भी क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराया जा सकता है। ब्लड स्टडी, कंप्लीट ब्लड काउंट, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सब किए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग लॉस अगर बहुत ज़्यादा हुआ है या जो बोन का जो ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे में पता लग जाएं। एरेथ्रोस्कोपी टू बी डिटेक्ट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो अगर जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर है तो वहाँ पर एरेथ्रोस्कोपी कई बार जो है प्रेफर की जाती है ताकि जॉइंट की कंडीशन के बारे में पता ज़्यादा अच्छे से लगे। एंजियोग्राफी एसोसिएट विद ब्लड वेसल्स इंजरी, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई है, ठीक है, इस तरह का फ्रैक्चर है जहाँ पर कि ब्लड वेसल्स भी हैं सराउंडिंग में और उनमें इंजरी हुई है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कि ब्लड सप्लाई किस तरह की है या ब्लड वेसल्स की कंडीशन क्या है, वहाँ पर एंजियोग्राफी भी की जाती है। नर्व कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमायोग्राम स्टडी टू डिटेक्ट नर्व इंजरी, तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किस तरह का है, मसल्स और नर्व में क्या डैमेज हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इलेक्ट्रोमायोग्राम और नर्व कंडक्शन स्टडीज़ जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्रैक्चर है। यहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट से लेकर के जो है डिपेंड करता है फ्रैक्चर, क्योंकि अगर सीवियर ब्लड लॉस है, उस कंडीशन में शॉक है, तो वहाँ इमरजेंसी मैनेजमेंट किया जाएगा। फर्स्ट एड बिल्कुल, जो ब्लीडिंग को रोकना
और पेशेंट को इमोबिलाइज करा के जितना जल्दी हो सके उसको वाइटल सपोर्ट, उसके वाइटल स्टेबलाइज करना, तो ये सब इमरजेंसी मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल हम यहाँ देखें तो मैनेजमेंट डिपेंड ऑन टाइप, लोकेशन, सीवियरिटी ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, किस तरह का टाइप है, लोकेशन क्या है फ्रैक्चर की, और सीवियरिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा मैनेजमेंट। सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी हुआ है क्या, ये भी हमको डिपेंड आइडेंटिफाई करना होता है। एज एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग टाइप एंड एक्सटेंड ऑफ अदर इंजरी, जैसे कि ओल्ड एज है तो उस कंडीशन में ज़्यादा सीवियरिटी हो सकती है कंडीशन की, है ना। ओल्ड एज में अगर फ्रैक्चर हुआ है, हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस हो, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, तो एज और जो हेल्थ स्टेटस है पेशेंट का उस पर भी डिपेंड करता है कि इंजरी जो हुई है वो किस तरह से उसका मैनेज किया जाए। ठीक है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है और इस तरह की कंडीशन है जिसमें कि जो है हीलिंग प्रोसेस जो स्लो हो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गोल्स इंक्लूड, गोल्स की हम बात करें टू रिगेन एंड मेंटेन करेक्ट पोजीशन एंड अलाइनमेंट। ठीक है, तो जो करेक्ट पोजीशन और अलाइनमेंट है उसको फिर से जो है रिगेन करना और मेंटेन करना। टू रिगेन द फंक्शन ऑफ द इन्वॉल्व पार्ट, जो भी बोन या जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है उसको फिर से नॉर्मल फंक्शन के लिए उसको रिगेन करना। टू रिटर्न पैटर्न टू द यूजुअल एक्टिविटी इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड द लीस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कम से कम करना और पेशेंट को फिर से नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ लाना मिनिमम टाइम में। तो ये सारे जो है मेन गोल हो जाते हैं। मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है, फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में मेनली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है रिडक्शन, सेटिंग द बोन रेफर टू रेस्टोरेशन ऑफ द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट इनटू द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड अलाइनमेंट। तो रिडक्शन सबसे पहला पार्ट है, इसमें जो है बोन की नॉर्मल सेटिंग, क्योंकि बोन जो है वो डिसलोकेट हो जाती है फ्रैक्चर होने के बाद, तो उसको वापस से जो उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें उसको रीसेट करना। ठीक है, रीसेट करके उसको रिस्टोर करना। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट सेट करना। तो ये फर्स्ट जो है ये रिडक्शन में आ जाता है। सेकंड इमोबिलाइजेशन, क्योंकि अब जो है बोन को इमोबिलाइज कराना पड़ेगा तभी उसकी हीलिंग प्रॉपर हो पाएगी। ठीक है, तो मेंटेन रिडक्शन अंटिल द बोन हीलिंग अकर, जब तक कि बोन हीलिंग नहीं हो जाती तब तक इमोबिलाइजेशन मेंटेन करना होता है। रिहैबिलिटेशन, रीगेनिंग नॉर्मल फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, तो जब इमोबिलाइज करवाया होता है, जब प्लास्टर वगैरह प्लास्टर कास्ट जब जो चढ़ा देते हैं तो इमोबिलाइज हो जाता है पर्टिकुलर लिम्ब या पर्टिकुलर बोन जो है वो, तो उसकी फिर से फंक्शनिंग, जब प्लास्टर कास्ट को हटाया जाता है तो फिर से उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो आने में टाइम लगता है। कई तरह की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ये सब यूज़ की जाती है, तो वो रिहैबिलिटेशन का पार्ट हो जाता है कि उनकी हेल्प से वापस से बोन को जो है वो नॉर्मली मूवमेंट कराया जाए, पेशेंट को फिर से अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैपेबल बनाया जाए। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें तीनों के तीनों जो है मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास जो है वो फ्रैक्चर की अभी तक जो है हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको 2-3 बार देखें, जितने भी टाइप्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, हालांकि पर्टिकुलर टाइप्स जो हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, क्लासिफिकेशन है जो वो आपको याद होना चाहिए फिर भी कि कितने पैटर्न से जो है फ्रैक्चर हो सकता है। कम से कम आप इतना याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्स के बेस पे जो है 2 टाइप का फ्रैक्चर है, और इसी तरह से जो है कंडीशन के फ्रैक्चर का जो पैटर्न है उसके फ्रैक्चर ओपन और क्लोज्ड फ्रैक्चर 2 टाइप हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रॉमेटिक कोर्स के बेस पे अपन बात करें तो ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल 2 टाइप है। ठीक है, बाकी पैटर्न है तो पैटर्न को भी आप समझने की कोशिश करें। बाकी इसका मैनेजमेंट और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।